नमस्कार शारदेंदु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने चैनल पे एक बार पुनः मेरे को बुलाया और मुझे अपनी बातें रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे कि जो मैं सोचता हूं उसको आपके दर्शकों तक पहुंचा सकूं। थैंक सर, यू। भारत सरकार ने अभी एडवाइजरी जारी की है ईरान में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो भारतीय वहां रह रहे हैं, उनके लिए कि तुरंत ईरान छोड़ दें, अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर अपने पास रखें, दूतावास के संपर्क में रहें। ये क्या दर्शाता है? क्या वाकई अब लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटे में ईरान के हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं? कोई एयर स्ट्राइक अमेरिका कर सकता है? देखिए अंजू जी, जिस तरीके के हालात ईरान में बने हुए हैं पिछले 2 हफ्तों से, वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिचुएशन ईरान के गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तमाम तरीके के प्रोटेस्ट तो उनके स्ट्रीट्स पे हो रहे हैं। 100 से ज्यादा शहरों में यह फैल चुका, 20 से ज्यादा प्रांत इससे अफेक्टेड, और कोई ऐसा रीजन नहीं जहां प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर तमाम तरीके के उनको दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट ईरान में हैं और वो किसी भी शहर में हो सकते हैं, तो उनको आज की डेट में जो हिंदुस्तान का जो हाई कमिश्नर है उसके संपर्क में रहना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा, आगजनी है, तमाम तरीके की वहां पे देखिए लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करना होता है जब भी आप एम्बेसी के कांटेक्ट में आते हैं। तो ये सब के मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान ने टाइमली एक एडवाइजरी जारी किया है, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं, जो हिंदुस्तान का जो डायस्पोरा वहां पे, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और टाइमली अगर हिंदुस्तान जैसे बाकी समय क्राइसिस के समय उनको इवैक्यूएट करके हिंदुस्तान लाए, अगर इसकी जरूरत पड़े तो हिंदुस्तान वो भी करने के लिए तैयार है। तो एक एडवाइजरी टाइमली दिया गया है जो सबके बेनिफिट के लिए है। और जहां तक देखिए इन प्रोटेस्ट को काबू करने की बात है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहे हैं और इसके पीछे की ताकतें हम आप सब समझते हैं कौन इसके पीछे इन्वॉल्व है। पहले ईरान की जनता और उसके आग में घी डालने का काम मोसाद, इजराइल और अमेरिका का समर्थन, इस तरीके की चीजें वहां पे पनप रही हैं। कब जाके रुकेगा, कहां जाके रुकेगा, कहां नहीं जा सकता, जो सिचुएशन है वो आज की डेट में बड़ा वॉलेटाइल है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो लिहाजा इस तरीके की एडवाइजरी अपने देश के नागरिकों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक टाइमली एक्शन है। इसकी मैं बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि इस तरीके की एडवाइजरी देखिए हमने उनको सजग किया है, जिससे कि आगे आने वाली जो चीजें हैं उसको वो समझ सके और सतर्क रहे। सर, 2 हफ्ते से ईरान में ये सब कुछ चल रहा है, तब तक तो भारत सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी। लेकिन अब, वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे कह रहे हैं कि अब वो ईरान पर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको याद होगा एक स्टूडेंट है, उसको पकड़ा गया है, उसको सरेआम फांसी देने की बात हो रही है और ट्रंप ने चेताया है खमेनी को कि अगर उसको फांसी दी गई तो फिर हम रुकेंगे नहीं। तो अब क्योंकि हालात बहुत खराब होते दिख रहे हैं, शायद इसलिए अब जाकर भारत सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि टाइमिंग अपने आप में बहुत अहम है। देखिए, जो जिस टाइमिंग की आप बात करें, जो लड़का पकड़ा गया और जिस तरीके से ईरान गवर्नमेंट उसको डील कर रही है, नेचुरली अमेरिका का इस तरीके का रिएक्शन आना ही था। इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके थे कि आप प्रोटेस्टेड के ऊपर अगर आप फायरिंग करेंगे तो अमेरिका इंटरफेयर करेगा, और ये तो खुलेआम चेतावनी है। ये पूरी तरीके से ईरान के इंटरनल मैटर में अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है सत्ता परिवर्तन। वो चाहता है वो एक ऐसी सरकार को वहां बैठाए जो कि प्रो अमेरिकन हो। इसीलिए उन्होंने क्राउन प्रिंस को, जो उनके सरजमी पे रह रहे हैं पिछले 40 से 50 साल से, उनको इंस्टिगेट किया है। वो तमाम तरीके के अपने ट्विटर पे, एक्स पे स्टेटमेंट दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब मेरा समय आ गया है ईरान वापस आने का। तो इस तरीके के जब स्टेटमेंट पॉलिटिकल डाइवर्शन क्रिएट कर रहा है अमेरिका, और साथ में मंशा तो सिर्फ अमेरिका की एक है कि ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। ईरान को किसी भी हालत में वो चीज हासिल नहीं करने देना है जो मिडिल ईस्ट में ईरान चाह रहा है। काफी दिनों से ईरान की यह मंशा थी कि मिडिल ईस्ट में वो अपना वर्चस्व बनाए। इसी के तहत उसने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सऊदी अरेबिया से एस्टेब्लिश किए थे, जिसमें चीन का काफी बड़ा इंटरफेरेंस था। अमेरिका कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो रहा था। इसके तहत अमेरिका ने आज की डेट में मिडिल ईस्ट में अपने जितने मिलिट्री बेसेस है उसको बहुत स्ट्रांग कर लिया है। एक उसका परमानेंट नुमाइंदा है इजराइल, उसको उसने पूरी तरीके से बकअप कर रखा है, पूरी तरीके से सुविधाएं दे रखी हैं, जो कि अमेरिका की खेमे, अमेरिका के इंटरेस्ट को वहां परसू करता है। और अमेरिका का जो लास्ट रेजिस्टेंस है पूरे मिडिल ईस्ट में, वो है ईरान। और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ता चला जा रहा है, और ईरान के साथ खड़ा होता है चाइना,
रशिया, नॉर्थ कोरिया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि ये जो लास्ट किला है मिडिल ईस्ट में, इसको भी ध्वस्त कर दिया जाए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप तमाम तरीके की अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन कर रहे हैं। आर्थिक रूप से तो उन्होंने पहले से ही लड़ाई जारी रखी है ईरान से, इतने आर्थिक प्रतिबंध लगाए जिसकी वजह से वहां पे देखिए इन्फ्लेशन 50 से 70% हो रखा है। वह उनकी जो नेशनल करेंसी वो टोटली डिवैल्यूड हो रखी, तमाम चीजों की क्राइसिस हो रखा है। और यही एक देखिए प्रोटेस्ट जो सड़कों पे उभर के आया, और इस प्रोटेस्ट को आग में हवा देने का काम कर रहा है अमेरिका। तो एक पूरी पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश है। पेजेस्किया जो उनके मॉडरेट लीडर है, प्रेसिडेंट है, वो कई बार प्रोटेस्टर को उन्होंने रीच आउट किया, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं रही। क्योंकि ये जो मास प्रोटेस्ट है बहुत वाइड स्प्रेड हो रखा है। लोगों को जब खाने की चीज नहीं मिलेगी, इन्फ्लेशन इतना हाई होगा, जो आपका रियाल है उसकी डिवैल्यूएशन इतना हो रखा है कि सारी चीजें आपको उपलब्ध नहीं है। और इस इकोनॉमिक ब्लॉकेट को तोड़ने की ईरान ने कोशिश की, लेकिन उसकी मदद के लिए ना तो चाइना आया उस एक्सटेंट तक, ना रशिया आया। लिहाजा ईरान अपने आप में ही सीमित रह गया और इस स्थिति में पहुंच गया। तो सिचुएशन वहां बहुत गंभीर है। लोग वहां परेशान हैं, इसीलिए सड़कों पे है। और साथ में अमेरिका चाहता है कि सत्ता परिवर्तन, तो अगर सत्ता परिवर्तन के वर्ज पे है, पॉलिटिकली बात नहीं बनी, तो अमेरिका लास्टली मिलिट्री ऑप्शन के लिए जाएगा, जिसमें एयर स्ट्राइक करेगा, तमाम तरीके के रॉकेट और मिसाइल का इस्तेमाल करके उनके जो पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस है गवर्नमेंट के, उनको वो तोड़ेगा, जिससे कि वो सत्ता परिवर्तन कर सके और अपनी मन माफिक सरकार वहां बनवा सके। सर, एक तो वहां के लोग जो है वो मुल्ला राज के खिलाफ है। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं 70s के 60s के, जिसमें कितने मॉडर्न नजर आते हैं वहां के लोग, लेकिन ये मुल्ला राज आने के बाद वहां पर किस तरह का बदलाव हुआ, लोग उससे परेशान हैं, इसीलिए वो लोग सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो भड़का भी रहे हैं ना, वो कह रहे हैं आंदोलन को लोग रोके नहीं, बल्कि सरकारी जो इमारतें उन पर कब्जा कर लें। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप सरेआम बोल रहे हैं सर। तो इस तरह से तो वो लोगों को भड़का ही रहे हैं। उनका जो आंदोलन, आजादी उनको चाहिए कट्टरवाद से, उनको आजादी चाहिए जो इस्लामिक कट्टरवाद है उससे, तो उसको तो भड़काने में लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो मैसेज तो वो उन देशों को भी दे रहे जहां पर कट्टरवाद आज की तारीख में पनप रहा है, उसमें पाकिस्तान भी आता है। देखिए, अमेरिका हर एक देश की नीति उसके लिए अलग अलग है। वो जो ईरान में बात करता वो पाकिस्तान के लिए लागू नहीं होगा, जो पाकिस्तान में बात करता वो अन्य देशों में लागू नहीं होता है। उसका कोई एक स्टैंडर्ड आउटलुक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ईरान में जहां तक आपने बोला कि रेडिकलिज्म की, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस की, और जो अयतुल्ला खमैनी का राज है, एक तरीके से शरिया लॉ पे वो चल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने वुमेन्स के राइट को कुचला है, जिस तरीके से वो इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, जिस तरीके से जो प्रिविलेज क्लास है उसकी बात करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे ये एक रिफॉर्म की जरूरत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसके लिए तमाम प्रोटेस्ट भी है, लेकिन ईरान की जनता ही तय करेगी कि किसका राज वहां होना है। अगर ईरान की जनता चाहती कि अयतुल्ला खमेनी बने रहे तो वो बने रहेंगे। अगर ईरान की जनता चाहती कि सत्ता परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के किस किस कोने में अपनी मनमाफिक सरकार बनवाएंगे। आपने वेनेजुला का देखा हाल, आप ग्रीनलैंड में भी घुसना चाहते हैं, आप क्यूबा में भी चाहते हैं, आप कोलंबिया में भी जाना चाहते हैं, आप ब्राजील की भी सरकार चेंज करेंगे, आप सूडान में भी इंटरफेयर करेंगे, नाइजीरिया में करेंगे, सीरिया में करेंगे। विश्व के हर एक देश में जो आपकी लाइन को टो नहीं करता, आप वहां सरकार बदलना चाहते हैं, आप इंटरफेयर करना चाहते हैं। ये देखिए इंटरनल मैटर है ईरान का। इसमें अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसे दिशा में फंस जाएंगे, क्योंकि इसको बैक करने वाली जो कंट्री है, रशिया है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, आज की डेट में वो खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आ सकते हैं। मैंने इसीलिए बोला था कि आर्थिक प्रतिबंध जब अमेरिका ने लगाए हैं ईरान पे, तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करनी चाहिए थी रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया को। वो नहीं किया गया, इसलिए ईरान इस स्थिति में आ गया। और डोनाल्ड ट्रंप के देखिए आज की डेट में इतने हौसले बुलंद हैं कि वो हर जगह इंटरफेयर करना चाहते हैं, हर जगह अपनी मनमाफिक सरकार, चाहे वो मिलिटरली करे, चाहे पॉलिटिकली करे, चाहे किसी भी तरीके इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए। अब देखिए उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि जो ईरान से डील करेगा उसके ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगाएंगे। आपने उन्होंने टैरिफ का हंटर पूरे विश्व में चला रखा, और हर एक के जो वित्तीय व्यवस्था है उसको वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मैं मानता हूं डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। ईरान की जनता को
तय करने दीजिए कि उनको अयतुल्ला खमेनी के रिजीम से फ्रीडम चाहिए या उसी में वो खुश हैं। क्या उनको क्राउन प्रिंस चाहिए जो अमेरिका में पिछले 50 साल से बैठे हुए हैं, और जब वो ईरान वापस आएंगे तो क्या वो प्रो अमेरिकन हो जाएंगे? वो ईरान की जनता तय करेगी, डोनाल्ड ट्रंप नहीं तय करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरीके का इंटरफेरेंस है, मकसद है कि मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व बनाना, और जब तक ईरान है ये वर्चस्व नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं ईरान के जितने प्रॉक्सीज थे अंजू जी, उनको उन्होंने तोड़ दिया है, चाहे हमास हो, हिजबुल्ला हो, हुतीज हो, इराक के तमाम जो मिलिशिया ग्रुप है उसको उन्होंने तोड़ा, पहले आईएसआईएस को तोड़ा, और आईएसआईएस के ही चीफ को आपने सीरिया में हेड बना दिया। तो आपके डायनेमिक्स जो है बड़े फ्लोटिंग है, बड़े चेंजेबल है, और पैरामीटर हर एक कंट्री के लिए अलग है। आप यूनिफॉर्म स्केल में कोई चीजें नहीं लागू करते। लिहाजा मेरा मानना है कि अमेरिका का डायरेक्ट इंटरफेरेंस ईरान में नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसको अगर आप मद्देनजर रखें तो अमेरिका डेफिनेटली पूरी तरीके से ईरान में इन्वॉल्व है, और वो तभी रुकेगा जब सत्ता परिवर्तन होगा, चाहे इसके लिए उसे मिलिट्री ऑप्शन के लिए जाना पड़े, चाहे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना पड़े, या इकोनॉमिक सैंक्शन और जबरदस्त लगा के पूरी तरीके से ईरान को ध्वस्त करना हो। जब तक ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तब तक अमेरिका चुप रहने वाला नहीं है, तब तक डोनाल्ड ट्रंप के इसी तरीके से स्टेटमेंट आते रहेंगे और वो आग में घी का काम करते रहेंगे। सर, ये जो रजा पहलवी है जो बहुत पहले ही भाग गया था, शरण ले रखी है अमेरिका में, वो भी अब सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा फुदक फुदक कर सोशल मीडिया पर कह रहे हैं मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। इतने साल तो उसको अपने देश के लोगों का ख्याल नहीं आया। जाहिर सी बात है, जैसे यूनुस को बैठाया अमेरिका ने बांग्लादेश में, वैसे उसको अपना पिट्ठू बनाकर वहां बैठाने की फिराक में डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अब जो स्टेटमेंट रूस से आया है, पुतिन ने भी कहा है कि ईरान पर किसी भी तरह का अमेरिकी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, तो आपको लगता है कि रूस जो पहली बार खुलकर बोला ईरान के पक्ष में, वो मदद के लिए ईरान के साथ आकर खड़ा होगा या नहीं, ये जानते हुए कि वो भी यूक्रेन में बहुत ज्यादा बिजी है वहां की लड़ाई में? देखिए अंजू जी, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका के जो बढ़ते कदम है, जिस तरीके से वो आज की तारीख में हर एक नुक एंड कॉर्नर में इंटरफेयर कर रहा है, हर छोटे बड़े कंट्रीज के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, उसको जो शय मिली है वो ये है कि कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर जो वर्ल्ड का है वो अमेरिका के पक्ष में पूरी तरीके से टिल्ट हो रखा है। रशिया ने, देखिए, सीरिया की सरकार बदल गई, अल असद की सरकार, कुछ भी नहीं रेजिस्टेंस दिया। अगर रशिया वहां पे एक रेजिस्टेंस पैदा करता तो अमेरिका के कदम वहीं रुक जाने थे। सीरिया में जब सरकार बदली, अल असद की सरकार बदल के अल शरा की सरकार आई, तो अमेरिका ने सोचा कि रशिया और चाइना कहीं इंटरफेयर करने की हैसियत में नहीं, क्योंकि रशिया इन्वॉल्व है यूक्रेन के युद्ध में, चाइना कॉमर्शियली एक्टिव है, डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन, फुट ऑन ग्राउंड, सोल्जर्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारेगा, लिहाजा अमेरिका को पूरी छूट मिली। यूरोपियन नेशंस का आपको पता ही है, वो अमेरिका की लाइन को टो करते हैं, तो लिहाजा उन्होंने सीरिया में सरकार बदली, जब कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो वेनेजुएला, अब तमाम छोटे छोटे पॉकेट्स में, छोटे छोटे कंट्रीज में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश है। और ईरान में अगर मिलिट्री एक्शन करता है तो मेरा मानना है कि रशिया, देखिए, कमिटेड है यूक्रेन में, या तो वो यूक्रेन का युद्ध भूल के पूरी तरीके से ईरान के फेवर में लड़ाई लड़े, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। चाइना, अगर आप ज्योग्राफी देखें तो काफी डिस्टेंस इन्वॉल्व है, ईरान को आर्थिक मदद दे सकता है, मिलिट्री हेल्प दे सकता है, लेकिन सोल्जर्स को ग्राउंड पे कहां से कमिट करेगा? और अमेरिका जो लड़ाई लड़ेगा वो सोल्जर्स ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, वो डीप स्ट्राइक करेगा, वो नेवल वॉरफेयर लड़ेगा, वो एयर स्ट्राइक करेगा, और उससे ईरान में सत्ता परिवर्तन करेगा। तो मेरा मानना है कि अगर अमेरिका ईरान में स्ट्राइक करता भी है तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं कर पाएंगे अमेरिका के खिलाफ, ऐसा मेरा मानना है, और अल्टीमेटली पूरी सफरिंग ईरान को ही झेलनी पड़ेगी। लेकिन सर, ये जो दादागिरी है डोनाल्ड ट्रंप की, इसको रोकने का कोई तो तरीका होगा। अभी जैसे ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपियन कंट्रीज ने कहा, नाटो ने कहा कि अगर ये वहां पर ऐसा कुछ करता है तो नाटो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर नाटो का तो कोई वजूद ही नहीं है अमेरिका के बिना, और अगर नाटो खत्म हो जाएगा सर तो सबसे ज्यादा खुश तो पुतिन ही होंगे। देखिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरीके से जो अमेरिका जहां जहां उनकी लायबिलिटी थी उससे वो हाथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें नाटो पे भी उन्होंने एक चाबुक चलाया है बाकी कंट्रीज पे। उन्होंने बोला कि आप अपनी अपनी डिफेंस की रिक्वायरमेंट खुद मीट आउट करें, आप जो जीडीपी का 2 से 3% एक्सपेंडिचर करते हैं डिफेंस पे, आप इसको बढ़ा के 5% का करें, और हम जो नाटो को जितने भी हथियार देंगे उस पर हम अपना टैरिफ लगाएंगे। तो इस तरीके का उन्होंने डिक्टेट पहले से ही जारी किया।
लेकिन एक चीज है, अमेरिका को रोकने के लिए आपको ग्रुप ऑफ नेशंस को एक साथ आना पड़ेगा। देखिए, नेटो कंट्री की जब आप बात करते हैं तो यूरोपियन नेशन में तमाम नेशन ने बोला है कि अगर आप ग्रीनलैंड में जाएंगे, जो कि डेनमार्क में के तहत आता है, तो हम सारे के सारे आपके बरखिलाफ हो जाएंगे। और डेनमार्क ने बोला कि हम पहले गोली मारेंगे और बाद में देखेंगे कि ये अमेरिकन सोल्जर है कि कौन है। तो जब इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं और पूरा यूरोप एक स्वर में बोलता है, तो 4 बार अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को भी सोचना पड़ता है कि वो ग्रीनलैंड पे क्या एक्शन करें। छोटा सा देश है, छोटी सी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अमेरिका जैसे देश को उन्होंने उससे अभी तक दूर रखा है। आगे क्या होगा फ्यूचर में कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बार उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आप ग्रीनलैंड में दाखिल हो कि ना हो। देखिए, वेनेजुला में आपने बड़ा स्विफ्ट एक्शन किया, उनके हेड ऑफ स्टेट को उठा लिया, अपने यहाँ कोर्ट में, अपने यहाँ देश में लीगल बैटल आप उनके खिलाफ चला रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल हो गया विश्व को। लेकिन ग्रीनलैंड में पूरा पूरा यूरोप की अस्मिता पे क्वेश्चन होगा। कहीं ना कहीं यूनिटी है यूरोप में। देखिए, एक कंट्री का वीजा जारी होता है, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, तो उनकी इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे पे ज्यादा है। एक कंट्री टूटेगा तो पूरा पूरा यूरोप ध्वस्त होता हुआ दिखेगा, इसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी यूरोप में 2 महा स्टालवर्ट हैं, फ्रांस और जर्मनी, जो अमेरिका को चैलेंज करते रहे हैं, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 रहा हो या 2 रहा हो। हालांकि फ्रांस वर्ल्ड वॉर में 1 के साथ 2 दोनों के समय एलाइड फोर्सेस के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन को ध्यान रखिए, फ्रेंच जो कंट्री वो अपने आप में बड़ा समृद्धशाली और उसने यूरोप को भी रूल किया है एक समय में। तो उन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो वो इसको रेजिस्ट जरूर करेंगे, क्योंकि अस्तित्व की बात जब आ जाती है तो तमाम अलायंसेस टूट जाते हैं, तमाम अलायंसेस खत्म हो जाते हैं। और अमेरिका इतना बड़ा रिस्क मेरे समाज से आज की डेट में उसे नहीं लेना चाहिए। वो कोशिश करेगा कन्विंस करने के लिए, वो कोशिश करेगा कि उसने एक कार्ड प्ले किया है कि अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका नहीं जाएगा तो रशिया और चाइना वहां जाएंगे, और रशिया और चाइना को हम एज ए नेबर नहीं देख सकते, वो दूर से ही ठीक है। इस तरीके की उन्होंने बात कही है, और इस लेवल पे जाके यूरोप के तमाम देश को वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और तमाम तरीके के मॉनेटरी बेनिफिट उसको खरीदने की बेसिस या सिक्योरिटी के इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए एक कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये कंसेंसस नहीं हुआ तो डेफिनेटली मिलिट्री एक्शन वो कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सोच किस तरफ मुड़ेगी कहा नहीं जा सकता। वो आउट ऑफ बॉक्स तो मैं नहीं बोलूंगा थिंकिंग, लेकिन बड़ा एब्सर्ड थिंकिंग और सडन स्प्रिंग सरप्राइज लाते हैं लोग अपने अपने स्टेटमेंट में, तो वो किसी को भी हतप्रभ कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ग्रीनलैंड का जो इशू है वो उनके गले की हड्डी बनता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने बड़े बड़े स्टेटमेंट तो दे दिया, क्या अमेरिका इसको काबिज रहेगा, क्या उसके ऊपर कब्जा कर पाएगा, ये समय बताएगा। लेकिन उनकी जो सोच है, जिस तरीके से वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से अपना हाथ खींच रहे हैं, तमाम तरीके के जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को जो फाइनेंशियल एड देते थे उन्होंने बंद कर रखा, चाहे वो एनवायरनमेंट का इशू हो, चाहे यूएन हो, चाहे आईएमएफ हो। तो मेरा मानना है कि हो सकता है ग्रीनलैंड में भी वो एक मिस एडवेंचर कर सकते हैं, जिसका खामियाजा पूरा पूरा विश्व उनके बरखिलाफ होता हुआ दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की सबसे बड़ी वजह तो डोनाल्ड ट्रंप यही कहते हैं ना कि वहां पर चाइना आ सकता है, वहां पर रूस की एंट्री हो रही है, मैं उन दोनों के कब्जे में ग्रीनलैंड को नहीं जाने दे सकता, इसलिए हमको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से हमको इस पर कब्जा करना ही करना है। ये डोनाल्ड ट्रंप बोलते आ रहे हैं, और अब तो शायद वो कोई प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं जिसमें कि ग्रीनलैंड को 51st स्टेट भी बना सकते हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही है सर। तो डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लग रहा है कि मन बना चुके हैं कि बाय हुक एंड क्रुक उनको ग्रीनलैंड लेना ही लेना है। लेकिन ग्रीनलैंड उनको लेना सबसे बड़ी वजह आपको यही लगता है कि रूस और चाइना की एंट्री है या कुछ और? देखिए अंजू जी, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं उसके पीछे मंशा कुछ और होती है। उन्होंने वेनेजुएला पे कैप्चर किया, उसके ऑयल फील्ड को पहले दिखाया ड्रग पैडलिंग, इलीगल इमिग्रेशन, लेकिन मकसद था वहां की ऑयल फील्ड, वहां का ऑयल रिजर्व। इसी तरीके से ग्रीनलैंड का उन्होंने एक क्लाउड क्रिएट किया है सिक्योरिटी इशू को लेके, बोला चाइना आ जाएगा, रशिया आ जाएगा। देखिए, अमेरिका की सिक्योरिटी 1776 से लेके आज तक तो थ्रेटन नहीं हुई। 250 साल का इतिहास हो गया आपका डेमोक्रेसी का, आपकी सिक्योरिटी थ्रेटन नहीं हुई, और आज 250 साल बाद आपको सिक्योरिटी का ख्याल है, ग्रीनलैंड का ख्याल है। ग्रीनलैंड पहले भी एग्जिस्ट करता था, आज भी एग्जिस्ट कर रहा। उस समय भी रशिया चाइना नहीं घुसा और आज भी रशिया चाइना घुस नहीं रहा। आपके मिलिट्री बेसिस ग्रीनलैंड में पहले थे, आज भी हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि आपको सडनली अपनी सिक्योरिटी का ख्याल आ गया?
कैसे अमेरिका अपने आप को थ्रेटन महसूस कर सकता है जब आपकी सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी मिलिट्री, सबसे बड़े टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंट्री, सारा कुछ तो आपने विश्व के जितने रिसोर्सेज को आपने कैपिटलाइज कर रखा है। जो मन मर्जी है पूरे विश्व में आप करवाते हैं, लेकिन फिर भी आप सिक्योरिटी का हवाला देते हैं। मकसद अंजू जी वो नहीं है, मकसद है रेयर अर्थ मिनरल। रेयर अर्थ मिनरल की जब हम बात करते हैं तो उनकी डिपेंडेंसी आज की डेट में चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है, लिहाजा चाइना के बरखिलाफ वो बहुत स्टेटमेंट नहीं देते हैं। अब उन्होंने उसका ऑल्टरनेटिव खोजना शुरू किया है। इसी के तहत चाइना उन्होंने पाकिस्तान से डील की, इसी के तहत वो आज की डेट में ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जब एनर्जी की बात आती है तो आपने वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, तमाम ऐसे देशों को पकड़ रखा है जो आपके एनर्जी नीड को पूरा करे। और साथ में आपने क्या कर रखा, अमेरिका के जितने ऑयल रिजर्व्स हैं उसको आपने एज ए रिजर्व रखा हुआ, एज ए आपने फ्यूचर के लिए रखा हुआ। प्रेजेंट आप अपनी रिक्वायरमेंट मीट आउट करते हैं इन कंट्री से, अपने रिजर्व को आप फ्यूचर के लिए रखते हैं। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ऐसा मेरा मानना। और ग्रीनलैंड सिक्योरिटी एक बहाना है, वहां के रेयर अर्थ मिनरल पे उनकी नजर है जो कि उनकी नीड को पूरा करेगा। आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, किस तरीके से आपके बैटरीज, किस तरीके से उसका डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये मकसद है। सिक्योरिटी का इशू अब कोई नहीं मानेगा। अमेरिका अपने आप को थ्रेटन नहीं मान सकता और ना ही रशिया या चाइना ग्रीनलैंड को ऑक्युपाई करने जा रहा है। अगर रशिया चाइना ऑक्युपाई करने जाता है तब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप मिलिट्री ऑप्शन के लिए जाइए, यूरोपियन नेशन को मोबिलाइज करिए और फिर वहां पे एक रेजिस्टेंस दीजिए रशिया को, चाइना को। लेकिन ये सारा कुछ एक कवर अप एक्शन है। बेसिक चीज वहां के रिसोर्सेज पे उनकी नजर है। सर ये भी तो हो सकता है ना कि वहां से सीधे सीधे रूस पर नजर रखी जा सकती है, क्योंकि ग्रीनलैंड से रूस तो पास ही पड़ता है ना। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो जो फिजिकल प्रेजेंस की एक तरफ आप बात करते हैं, दूसरी तरफ आप लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात करते हैं, पूरे सैटेलाइट स्पेस वॉर की बात करते हैं, आईटी और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइबर थ्रेट की बात करते हैं। तो आज की डेट में फिजिकल प्रेजेंस बहुत मैटर नहीं करता है। फिजिकल प्रेजेंस के लिए आपके बेसिस हैं। डेनमार्क आपका नाटो का सदस्य है, आप उसके तहत उसकी सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। देखिए, किसी काम को करने के लिए 1000 अन्य रास्ते होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप उसको ऑक्युपाई करें। आप अपने ही स्टेटमेंट बोलते हैं कि लीज पे वो है, लीज पे वो सिक्योरिटी नहीं है, अगर हम ओन करेंगे तो उसकी सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। आप अपने मिलिट्री बेसिस को और स्ट्रांग कर सकते हैं, डेनमार्क की मदद से डेनमार्क के रिसोर्सेज डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको ही क्यों प्रेजेंट रहना? ऐसे तो हर एक आपको देश में आपको घुसना पड़ेगा, यूरोप के नेशन में घुसना पड़ेगा, अफ्रीकन नेशन में घुसना पड़ेगा, साउथ एशियन कंट्रीज में आना पड़ेगा। तो आप कहाँ कहाँ इस तरीके की दलीलें देंगे? तो ये बहुत मायने नहीं रखता है। आप तो अलास्का से भी चाहे रूस के बहुत नजदीक हैं, एक हिस्सा हुआ करता था रूस का, आपको बेच दिया और आप उसके बिल्कुल नेबर हैं। तो ये कहना कि आप रूस को अपना नेबर नहीं मानेंगे तो आप अलास्का को अपना स्टेट नहीं मानते हैं, इसका मतलब अलास्का तो हमें रूस का ही पार्ट था। तो ये सारी दलीलों में कोई दम नहीं है। जो वर्ड को समझ रहा है, जो पॉलिटिक्स को समझ रहा है, उसके पीछे मंशा को समझता है। स्टेटमेंट देके वो आप किसी भी तरीके से अपने लोगों का जो माइंड है डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये सारा कुछ एक आपने क्लाउड क्रिएट किया है। मंशा आपकी कुछ और है। मंशा है कि ग्रीनलैंड पे कब्जा और ग्रीनलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन, जिससे कि आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दूसरों के कंडीशन पे, दूसरों के रिसोर्सेज पे बना सके। सर अभी आपने 25% टैरिफ की बात की ना, डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों पर 25% टैरिफ और लगाने का ऐलान भी कर दिया है जो ईरान से डील करते हैं। तो ऐसे में भारत के लिए किस तरह का नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में? चाबहार पोर्ट पर भी भारत काम कर रहा है, तो ऐसे में क्या क्या होगा भारत के लिए? देखिए, अमेरिका कहीं ना कहीं अपनी विदेश नीति में मार खाता दिख रहा है, ऐसा मेरा मानना है। उसने अपने एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट एलाई को, जो कि चाइना के बढ़ते हुए प्रभुत्व को कोई चेक कर सकता था, वो इंडिया और अमेरिका का अलायंस चेक कर सकता था। आपने इंडिया के अगेंस्ट ही टैरिफ लगा दिया, सिर्फ एक प्रिटेक्स्ट पे कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। वही चाइना भी रशिया से ऑयल खरीदता है, यूरोप के भी तमाम देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तमाम रिसोर्सेज खरीदते हैं। आप भी रेयर अर्थ तमाम तरीके की डील रशिया से करते हैं। उन सारी चीजों को आपने दरकिनार करके हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ लगा दिया। एज ए रिजल्ट हुआ क्या कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई आप खोने की कगार पे हैं। हिंदुस्तान हमेशा वेट एंड वॉच में रहा है। हिंदुस्तान को पता है कि ये बड़ा शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है। हम उस दिन की कल्पना कर रहे हैं, या तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी विदेश नीति या हिंदुस्तान के प्रति अपनी नीति को बदलेंगे। अगर नहीं बदलते हैं तो ये रिजीम 3 से 4 साल की है, जब वो चले जाएंगे तो फिर से हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और साथ में
जो एक गॉड आपने बनाया था, जिससे आप इंडो पैसिफिक रीजन में पूरी तरीके से चाइना को चेक कर रहे थे, चाइना के बढ़ते हुए प्रभुत्व को चेक कर रहे थे, उसका क्या हाल आपने कर दिया। वो आज की डेट में डिफंक्ट होता जा रहा है। क्वाड की मीटिंग हिंदुस्तान में होनी है और आप हिंदुस्तान में, आपने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया आने का, और साथ में ट्रेड डील एक होनी थी, उसको भी आप डिले कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आपसे टेलीफोन पे नहीं बात कर रहे हैं, इसलिए ट्रेड डील नहीं साइन कर रहे हैं। तो वो भी एक एडवांस स्टेज में कभी भी साइन हो सकता है। मेरा मानना है कि जो आपने एक थ्रेट दिया है हिंदुस्तान को या तमाम विश्व को कि अगर आप ईरान से ट्रेड करेंगे तो 25% टैरिफ और लगेगा, एक इंडिकेशन दिया है हिंदुस्तान को, एक इंडिकेशन दिया है रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया को कि आप पूरी तरीके से ईरान को आइसोलेट करें। अगर ये 25% टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर लग जाता है तो 75% हो जाएगा। हमारा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाबार पोर्ट पे हुआ है, उसके थ्रू हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे थे, एक अल्टरनेटिव रूट दे रहे थे अफगानिस्तान को, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को और मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोपियन मार्केट को। हमारा जो एक परिकल्पना हमने की थी, एक ट्रेड फ्री मार्केट की बात की थी। हिंदुस्तान के जो गुड्स थे वो ईरान जाते, अफगानिस्तान जाते, मिडिल ईस्ट जाते, यूरोप जाते और हमारा मार्केट बढ़ता है एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। तमाम कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आईटी इक्विपमेंट पूरे विश्व को अवेलेबल होते। ये हमारा सपना था, हमने उसके ऊपर काम भी किया और ये साकार होता हुआ दिख रहा था। तो अमेरिका ने इस तरीके का टैरिफ की बात कर दी है। हमारा देखिए पूरा ये रिलेशन जो है चाबार पोर्ट का ईरान तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन नेशन सबको वो कवर करता है। तो एक वृहद प्लान था जिसपे हम आगे भी काम करते रहेंगे। ये टेम्परेरी फेज है, अगर अमेरिका इस चीज को समझ जाता है वेल एंड गुड, नहीं समझता तो हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन में थोड़े दिन वेट करेंगे, उसके 3-4 साल के बाद ये प्रोजेक्ट हमारे लिए पूरी तरीके से हम लागू करने की स्थिति में आ जाएंगे। जब तक ये नहीं हो रहा तब तक हमें थोड़ा सा एक जो होते हैं ना क्वाइट डिप्लोमेसी की तरफ हमें जाना चाहिए और अमेरिका के रिएक्शन को हमें देखना चाहिए। क्या वो वाकई हिंदुस्तान पे एडिशनल 25% टैरिफ लगाने जा रहा है, लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, लेट अस सी। लेकिन जहां तक चाबार पोर्ट पे एक्सपेंडिचर्स वाले, हमने बहुत ह्यूज अमाउंट में अपने रेवेन्यूज, अपने एक्सपेंडिचर वहां कर रखा है। एक ऐसी कल्पना की जिससे कि पूरा ये कॉन्टिनेंट और नॉर्थ साउथ का जो डिफरेंस है उसको हम लेवल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री का विजन था और इस पे हिंदुस्तान आगे भी काम करता रहेगा। भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील तो पहले ही खटाई में पड़ चुकी है, फोन नहीं हुआ, फोन आया नहीं, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। एक दिन कुछ और बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, शाम को कुछ और बोल देते हैं। अभी उनके जो सर्जियो गोर आए हैं भारत, बड़े बदले बदले से आए, बोले कि नहीं नहीं ट्रेड डील तो चल रही है, कल ही बात हो जाएगी। तो इस तरह की भ्रामक बातें अमेरिका क्यों करता है सर? क्या भारत पर प्रेशर डालने के लिए या फिर कुछ और? देखिए मेरा मानना है कि जो अमेरिका की जो नीति है वो आज की डेट में जो हिंदुस्तान के बरखलाफ, मैं इसको बड़ा ही टेम्परेरी फेज मानता हूं और ये किसी भी दिन रिवर्ट हो सकता है। तो सर्जियो गोर जो उनके जो हाई कमिश्नर हिंदुस्तान आए हुए, उन्होंने तो इसका बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि वो हिंदुस्तान को अपना एक अहम पार्टनर मानते हैं। आगे आने वाले दिनों में चीजें इंप्रूव होंगी, ट्रेड डील भी साइन होगा, लेकिन ईरान में जब तक सत्ता परिवर्तन वो नहीं कर लेते, जब तक वो पाकिस्तान की सरजमी का पूरी तरीके से दोहन नहीं कर लेंगे, एक्सप्लॉइट नहीं कर लेंगे, चाहे वो ईरान के खिलाफ या वहां के रेयर अर्थ मिनरल के लिए, और चाहे वो वहां पे बगराम एयरपोर्ट जो अफगानिस्तान में उस पर अपना इंटरफेरेंस चाहते हैं, जब ये सारी मंशाओं को वो पूरा कर लेंगे तो डेफिनेटली वो हिंदुस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर उनकी प्रायोरिटी पे आएगा इंडो पैसिफिक रीजन, कहीं प्रायोरिटी में आएगा कि चाइना के प्रभुत्व को कैसे चेक करना है, तब वो हिंदुस्तान से हाथ मिलाएंगे। और मेरा मानना है कि ये दिन जल्दी आने वाला है, इसमें ज्यादा समय नहीं है। बाय द एंड ऑफ 2026 हमारे समझ से सारी की सारी समस्याएं एक लेवल पे आ जाएंगी और हम एक बार फिर से उनके एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट एलाय बनेंगे। सर, पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल तो ईरान के खिलाफ होगा ही होगा। डेफिनेटली देखिए ये मंशा तो वही है। अगर आप मिलिट्री माइंड से सोचेंगे, एक दो इकोनॉमिक पॉइंट से सोचेंगे तो उनके जो रेयर अर्थ मिनरल है उसका दोहन वो करेंगे, वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। उसके ऊपर चाइना ने भी नजरें बटा रखी है, अमेरिका उसमें इनिशिएटिव लेके आगे निकल गया, वो उनके रेयर अर्थ मिनरल का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए पाकिस्तान ऐसी जगह पे है जिससे कि वो मिडिल ईस्ट की एक्सेसिबिलिटी बनती है, और ईरान जो इरिटेंट बना हुआ उसके ऊपर आप ईस्टर्न फ्रंट से तमाम तरीके के सर्वेलेंस, तमाम तरीके के एयरक्राफ्ट अगर आते हैं तो उनकी रिफ्यूलिंग, आपके सर्वेलेंस, आपके ड्रोन, आपके मिसाइल वहां से भी लॉन्च हो सकती है, तमाम तरीके की इंट गैदरिंग हो सकती है, मॉनिटरिंग हो सकती है, बॉर्डर सीज किया जा सकता है। और एक तरीके से जो वहां पे इंस्टिगेशन है, जो बढ़ावा देना है, वहां पे
सत्ता परिवर्तन के लिए उसको भी आप वो जनरेट कर सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से ईरान को चोक कर सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ से। तो ये एक उसके लिए अहम मुद्दा है। इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान पे अपनी सरजमी या अपना एयर बेस बनाए रखना चाहता है। इसी वजह से असीम मुनीर को उन्होंने 2 बार लंच खिलाया है, फ्री में लंच नहीं खिलाया, उससे उसका एक एक पैसा अमेरिका वसूल करेगा। बिल्कुल सही है सर, लेकिन ईरान की पहली टेढ़ी नजर है पाकिस्तान पर। अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई हिमाकत करता है तो गाहे बगाए कोई ना कोई मिसाइल वहां भी दागी जा सकते हैं पाकिस्तान पर। ये काम भी ईरान बड़े आराम से कर सकता है। लेकिन चलिए देखते हैं हालात किस तरफ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो ईरान में जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की है भारत सरकार ने, और अगर अब जाकर 2 हफ्ते के हंगामे के बाद जारी किया है तो इसका मतलब है कि अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ी कार्रवाई अमेरिका कर सकता है। इसकी जानकारी हो सकता है हमारे विदेश मंत्रालय के पास आ गई हो। इसीलिए कहा गया है कि भारतीय जो ईरान में रह रहे हैं तुरंत वहां से निकलें और अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद अंजू जी।